ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक पढ़ लिया था, इन चेंजेस के बारे में समझ में आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक रीजन और सुन लो कि फीमेल्स के अंदर ग्रोथ क्यों नहीं होती। तो ये जो बोन वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि बोन्स के ऊपर एपिफिजियल प्लेट्स होती हैं, ये फीमेल्स में एपिफिजियल प्लेट्स जो होती हैं क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ही फीमेल्स में प्यूबर्टी आती है ये एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं। तो एपिफिजियल प्लेट क्लोज मींस ब्लड का जाना बंद बोन्स के अंदर, इसलिए फीमेल्स की बोन्स जो होती हैं वो वीक भी होती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उनको अपनी बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए एक छोटी एज से ही, मतलब 19 या 20 की एज से ही उनको विटामिन डी और कैल्शियम खाना शुरू करना पड़ता है। जो नहीं खाते उनको 30 की 35 की एज में आते आते बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है। फिर वो 70 दवाइयां खाते हैं, पर जो एक बार परमानेंट बोन खोखली हो गई, जिसे कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब खोखला होना। तो एक बार बोन अगर खोखली हो गई तो जितनी मर्जी दवाई खा लो खोखली की खोखली रहती है। बस वो है कि वो और ज्यादा खराब नहीं होती कंडीशन। तो इससे बेटर होता है कि जो टीनेज जब तुम्हारी अराउंड खत्म होने वाली हो फीमेल्स में, तो उस केस में फीमेल्स को क्या करना चाहिए, विटामिन डी और कैल्शियम खाना शुरू कर देना चाहिए। विटामिन डी और कैल्शियम क्यों कहेंगे? अब जैसे तुम बोलोगे सर कैल्शियम को बोन्स को अच्छा रखने के लिए तो सिर्फ कैल्शियम चाहिए होता है, विटामिन डी का क्या लॉजिक है? क्योंकि कैल्शियम को बोन्स में एब्जॉर्ब करवाने के लिए कैल्शियम को जिस सब्सटेंस की जरूरत होती है वो क्या होता है, विटामिन डी होता है। तो मीन्स अगर तुम सिर्फ सादा कैल्शियम खाओगे तो बोन्स में एब्जॉर्ब नहीं होगा, तुम्हारे ब्लड में घूमता रहेगा। बोन्स में एब्जॉर्ब करवाने के लिए क्या चाहिए होता है, विटामिन डी चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है। और फीमेल्स में बोन वीक क्यों हो जाती हैं वो बात मैंने बता दी, क्योंकि उनकी एपिफिजियल प्लेट्स क्लोज हो जाती हैं, ब्लड फ्लो उनका रुक जाता है बोन्स के अंदर। चलो, तो यहाँ पर था ये चेंजेस जो होते हैं मेल्स एंड फीमेल्स में प्यूबर्टी के दौरान पे। अब आते हैं किस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पर अभी तक हम बेसिक्स समझ रहे थे, अब थोड़ा हम बढ़ेंगे आगे न्यू कॉन्सेप्ट पे और टॉपिक्स पे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सेम जैसे प्लांट्स में पहले मेल पार्ट पढ़ा था, फिर फीमेल पार्ट पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद दोनों की फर्टिलाइजेशन पढ़ी थी। सेम इस टाइम पे भी वही करेंगे, पहले मेल पार्ट पढ़ेंगे, फिर फीमेल पार्ट पढ़ेंगे, फिर उन दोनों की फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, देन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरीके से प्रोसीजर चलता रहेगा और यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा इस चैप्टर में भी। ठीक है, तो ये क्या कहलाया, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, हमें इसके अंदर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं या क्या क्या पढ़ने को मिलता है। तो सबसे पहले इसका एक ब्रीफ चार्ट बनाते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहला एरो खींचेंगे और इस पे लिखेंगे, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, टेस्टिस। ठीक है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो होगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो क्या कहलाएगा, टेस्टिस। टेस्टिस का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, देखते हैं किसी को याद है? नहीं पता किसी को? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहा था मैंने इसे, इट इज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और इट इज आल्सो कॉल्ड गोनाड। ठीक है, मैंने तो दो नाम और बता दिया एक्स्ट्रा। तो ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और इसे क्या कहा जाता है, गोनाड कहा जाता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ कहा था, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं इसे, व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर? बताओ कोई एक बच्चा। क्लास तो चल रही है ना भाई, मुझे डाउट हो जाता है ऐसे कोई बोल नहीं रहा हो तो। हाँ चल रही है क्लास भाई। अथर बोलना चाह रहा है पर आवाज नहीं आ रही है अथर की। Reproduction is mediated by testes. हाँ हाँ, तो कैसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसे क्यों कहते हैं, कोई कारण तो होगा। Yes, sir. हाँ, क्या कारण था इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहने का? क्योंकि ये क्या प्रोडक्शन कर रहा था, स्पर्म की प्रोडक्शन कर रहा था, है ना, मेल गैमेट्स की प्रोडक्शन कर रहा था। तो भाई सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट बंदा होगा वो कौन होगा, बनाने वाला इम्पोर्टेंट होगा सबसे, उसको आगे ट्रांसफर करने वाला थोड़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जो उसको आगे ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, पीनिस। मतलब सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन हुआ, जो मेल पेनिस होगा वो क्या होगा, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन होगा, वो कहलाएगा टेस्टिस। तो इसे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं,
बिकॉज इट फॉर्म मेल गैमेट्स। ये क्या फॉर्म करता है? मेल गैमेट, जो कि स्पर्म होते हैं उसे प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसलिए इसने सबसे पहला काम करा कि स्पर्म को प्रोड्यूस करा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी कहते हैं। ट्रांसफर करने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट हमें पढ़ना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर वो हैगा एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, तो डक्ट्स किन्हें कहा जाता है? उन पाइप्स को कहा जाता है जिसके थ्रू जो गैमेट्स होंगे, स्पर्म जो होंगे, वो आगे ट्रांसफर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये जितने भी पाइप्स हैं, मतलब ये जितने भी पाइप्स होंगे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, ये स्मूथ रहें, अंदर से बिल्कुल क्लीन रहें। ठीक है, अंदर कोई इन्फेक्शन ना हो और जो मूवमेंट है स्पर्म्स के वो इजिली होते रहे। तो उसके लिए इन पाइप्स को स्मूथनेस प्रोवाइड करने के लिए, उनके अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो ग्लैंड होंगी उनका नाम क्या होगा? एसेसरी ग्लैंड। तो एसेसरी ग्लैंड किस लिए होंगी? इन पाइप्स की हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट लास्ट जो स्ट्रक्चर पढ़ना होगा उसका नाम होगा एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब पेनिस के अंदर हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया कहा जाता है। कि टिप ऑफ पेनिस को क्या कहा जाएगा? जो उसके ऊपर स्किन होती है उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। फीमेल में भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ना होगा और हमें मेल में भी एक्सटर्नल जेनिटिलिया पढ़ना होगा। ठीक है, अब जो टेस्टिस होंगे वो क्या होंगे? पेयर्ड में होंगे। मैं इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिख देता हूँ ताकि तुम्हारे माइंड में रहे, वो अलग बात है, भूल तो तुम वैसे भी जाते हो। तो जो टेस्टिस होंगे वो क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म। तो दे आर इन पेयर्ड एंड दे विल प्रोड्यूस स्पर्म, देयरफॉर दे आर कॉल्ड प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एसेसरी डक्ट जो होंगे क्या होंगे? ये वो पाथवे होंगे जिसके थ्रू स्पर्म जो होगा वो क्या करेगा? ट्रेवल करेगा फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड द बॉडी। तो ये क्या होंगे? पाथवे, ये पाथवे होंगे। ठीक है, बाय विच स्पर्म ट्रेवल और फ्लो, बाय विच स्पर्म फ्लो। ठीक है, जिनसे स्पर्म फ्लो होगा आउटसाइड द बॉडी। ये जो ग्लैंड्स होंगी ये कौन सी होंगी? जो स्मूथनेस प्रोवाइड इन डक्ट्स को। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स कौन सी होंगी? जो प्रोवाइड करेंगी स्मूथनेस टू डक्ट्स। ठीक है, डक्ट्स के अंदर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, स्मूथनेस प्रोवाइड करना। तो ये किसका काम होगा? एसेसरी ग्लैंड्स का। ठीक है, एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया जो होगा ये क्या होंगे? पार्ट्स ऑफ पीनिस। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है भाई, तो ये था अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की हमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें? टेस्टिस से, डक्ट से, ग्लैंड से, एक्सटर्नल जेनिटिलिया से? पर हमें डायरेक्ट टेस्टिस से स्टार्ट नहीं करना है, हमें पहले बेसिक समझना है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का कि हमें क्या क्या पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे डक्ट्स, फिर हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स, फिर हम पढ़ेंगे टेस्टिस। इन इस ऑर्डर में हम पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें याद हो जाएंगी और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी इसी से रिलेटेड बताए जाएंगे। तो सबसे पहले एक डालेंगे इंट्रोडक्शन और हम समझेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करा एक टेस्टिस, थोड़ा इधर करना पड़ेगा, लेबलिंग में दिखानी है। तो यहाँ पर एक ड्रॉ करा टेस्टिस और इस टेस्टिस के अंदर मैं ड्रॉ करूंगा वेरियस कंपार्टमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इस टेस्टिस के अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वेरियस कंपार्टमेंट्स। ब्राउन कलर से कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा एक कंपार्टमेंट, यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा दूसरा कंपार्टमेंट, ये तीसरा कंपार्टमेंट। ठीक है, और ये चौथा कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट ड्रॉ ड्रॉ कर दिए इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, तो ये क्या कर दिया मैंने? 5 कंपार्टमेंट्स ड्रॉ कर दिए इनसाइड द टेस्टिस। अब ये कंपार्टमेंट कितने होते हैं? एक्चुअली कंपार्टमेंट होते हैं 200 से 300। तो मैंने क्या बताया? टेस्टिस जो होता है उसके अंदर 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो 200 से 300 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस के अंदर, इन कंपार्टमेंट्स को क्या कहा जाता है? तो जो कंपार्टमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर इन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं इनकी क्वांटिटी कितनी होती है? 200 से
300 होते हैं पर टेस्टिस के अंदर। मैंने सिर्फ कितने बनाए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इतने सारे मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, तो मैंने सिर्फ कितने बनाए, 5 बनाए। अभी जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होंगे इनके अंदर देखने को मिलेंगी हमें कॉइल्ड ट्यूब्स, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे, जैसे मान लो ये एक ट्यूब है, ठीक है, ये एक ट्यूब है। इस ट्यूब को अगर मैं कॉइल्ड कर दूं, मतलब बेंड कर दूं, तो इसे क्या कहा जाएगा, कॉइल्ड ट्यूब कहा जाएगा। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलती है वेरियस कॉइल्ड ट्यूब्स, ठीक है। तो इट विल कंटेन वेरियस कॉइल्ड ट्यूब्स। तो यहाँ पर जरा एक ट्यूब को ड्रॉ करते हैं। तो ये एक कॉइल्ड ट्यूब है, इसके अंदर ये एक कॉइल्ड ट्यूब है इसके अंदर, और इसके अंदर एक कॉइल ट्यूब है। जरूरी नहीं कंपार्टमेंट एक ही होगी, कई सारी ट्यूब्यूल्स होती हैं कंपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये क्या है, वेरियस ट्यूब्यूल्स इनसाइड द टेस्टिस, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, टेस्टिस के अंदर जो कंपार्टमेंट उन्हें कहा जाएगा लोब्यूल्स, ठीक है। और जो इनके अंदर ट्यूब्यूल्स होंगी उनका नाम क्या होगा, तो इन ट्यूब्यूल्स का नाम होता है सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो दिस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो दिस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये कितनी होती हैं पर कंपार्टमेंट के अंदर, हर कंपार्टमेंट में 10 से 12 होती हैं ये ईच कंपार्टमेंट में। तो 10 to 12 इन ईच कंपार्टमेंट, इन ईच कंपार्टमेंट, ठीक है। तो एक कंपार्टमेंट के अंदर 10 से 12 तुम्हें क्या देखने को मिलती है, सेमिनीफेरस ट्यूब्यूल देखने को मिलती है। तो मीन्स अगर तुम सोच रहे हो 200 से 300 कंपार्टमेंट है, और 200 से 300 कंपार्टमेंट में हर कंपार्टमेंट में 10 से 12 क्या आएंगी, ये ट्यूब्यूल्स आएंगी, ठीक है। तो अब तुम खुद सोचते जाओ जो इसके अंदर सेल्स होंगे इन ट्यूब्यूल्स के अंदर वो कितनी ज्यादा होंगी, ठीक है। तो फिर उसका मल्टीपल करते जाओगे तो तुम्हें बहुत सारी क्या देखने को मिलेंगी, सेल्स देखने को मिलेंगी। अब कौन सी सेल्स देखने को मिलेंगी वो बात की बात है, वो सेकंड डायग्राम में समझ में आएगा। अगर मैं इस ट्यूब्यूल्स को कट कर दूं, अगर मैं इस ट्यूब्यूल को कट कर दूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इस ट्यूब्यूल पे कट मारा, ठीक है। और इस कट मारने के बाद मैं देखना चाह रहा हूँ कि इस ट्यूब्यूल के अंदर कौन कौन से सेल्स मुझे देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इस ट्यूब्यूल के अंदर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी सेल देखने को मिलेगी। तो जरा इस पोर्शन को जूम वाला व्यू दे देते हैं कि हमने, हाँ, इस पोर्शन को क्या कर दिया, जूम कर दिया है, ठीक है। तो इस पोर्शन को, मतलब इस ट्यूब को अगर मैं काटूंगा तो मुझे कैसा देखने को मिलेगा, एक सर्कुलर डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहा हूँ इसका। तो यहाँ पर मुझे क्या देखने को मिलेगा, एक सर्कुलर डायग्राम देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं लेबलिंग लेबलिंग नहीं कर रहा इस डायग्राम के अभी, क्योंकि फिलहाल लेबलिंग की जरूरत नहीं है, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। तो मैंने क्या बताया, टेस्टिस के अंदर वेरियस कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट्स के अंदर ट्यूब्यूल्स, और एक ट्यूब्यूल्स को काटा जाएगा तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। तो अगर तुम एक ट्यूब्यूल को काटोगे तो ये क्या आएगा, एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। और इसको अगर जो तुमने काटा तो इसके अंदर तुम्हें दो तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी। तो इसके अंदर तुम्हें क्या देखने को मिलेंगी, दो तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी। तो एक तुम्हें देखने को मिलेंगी क्यूब लाइक सेल्स, एक देखने को मिलेंगी क्यूब लाइक सेल्स। तो ये कौन सी हो गई, क्यूब लाइक सेल्स। ये कौन सी हो गई, क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। तो ये हो गई क्यूब लाइक सेल्स, और ये हो गई क्यूब लाइक सेल्स। तो वेरियस क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिली, एंड कुछ हमें इसमें देखने को मिली कॉलम लाइक सेल। तो वेरियस क्यूब लाइक सेल देखने को मिली और वेरियस देखने को मिली कॉलम लाइक सेल, कॉलम लाइक सेल। तो क्यूब लाइक सेल एंड कॉलम लाइक सेल, दो तरीके की सेल्स देखने को मिली इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो एक तरीके से ये मान के चलो कि ये तुम्हारा पेन है और उस पेन को तुमने काट दिया बीच में से, ठीक है। और ये हिस्सा है, यहाँ पर मान लो तुम्हें अपना सिक्का दिख रहा है पेन का, ठीक है। और ये पेन कैसा है, एक पाइप है, मतलब एक पाइप को तुम टॉप से देख रहे हो, एक कटी हुई पाइप को तुम देख रहे हो टॉप से, या यूं मान लो एक मोटर की पाइप है और उसका ये फेस हैगा, ठीक है। ये क्या हैगा, मोटर की पाइप का फेस हैगा।
और इसको तुमने क्या कर रखा है, ये जो मोटर की पाइप का फेस हैगा, इसको तुमने अपने माउथ के पास रख रखा है, तो तुम्हें ऊपर से देख रहे हो, इस पाइप को कैसे देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो। तो ये तो इमेजिन कर पा रहे हो ना कि इस डायग्राम को तुम कैसे देख रहे हो, एक पाइप तुमने पकड़ रखी है और उसको तुम कहाँ से देख रहे हो, उसके बिल्कुल कटे हुए मुंह को देख रहे हो, मतलब ऊपर वाले हिस्से को देख रहे हो, मोटर की पाइप को पकड़ के, और उसको ऊपर से देख रहे हो कि हाँ तुम्हें देखो ये गैप दिख रहा है, उसके अंदर क्या दिख रहा है, ये खाली जगह दिख रही है। ये इमेजिन कर पा रहे हो डायग्राम, जल्दी बताओ। कहाँ गए भाई, बोली ही मेरे। यस सर। देव कहाँ गए भाई, क्लास में नहीं हो गया? सर क्लास में हूँ। हाँ बोल नहीं रहे बिल्कुल भी। चलो, तो यहाँ पर इस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमें दो तरीके की सेल्स देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती है क्यूब लाइक सेल और एक देखने को मिलती है कॉलम लाइक सेल। तो ये जो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, इन सेल्स का नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, तो ये जो वेरियस क्यूब लाइक सेल्स हैं, तो ये जितनी भी वेरियस क्यूब लाइक सेल्स हैं, इनको हम कहते हैं क्यूबॉइडल बॉइडल सेल्स। और ये जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, इनका दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। तो इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, ये होती हैं डिप्लॉयड, और इन्हें मदर सेल्स कहा जाता है, किसकी, स्पर्म्स की। इन्हें क्या कहा जाता है, मदर सेल्स कहा जाता है, किसकी, स्पर्म्स की। तो ये कैसी होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, मियोसाइट कह सकते हैं इसे, बताओ क्या इसे हम मियोसाइट कह सकते हैं? यस सर। ठीक यस है। सर। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होगी, ये क्या करेगी, ये करेगी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। किस प्रोसेस से करेगी, जरा बताना। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और जिस सेल डिवीजन का इस्तेमाल करेगी उसका नाम क्या होगा, मियोसिस। क्या नाम होगा, मियोसिस। भाई गैमेट्स बनवाने के लिए जिस सेल डिवीजन की जरूरत पड़ती है उसका नाम क्या होता है, मियोसिस। ताकि प्लॉइडी जो है, क्रोमोसोम नंबर जितना पहले है उसका क्या हो जाए, आधा हो जाए, है ना। ये मेल है ह्यूमन, ये फीमेल है ह्यूमन। इसका स्पर्म बना एन, इसका स्पर्म, इसका ओवा बना एन। अगर ये फ्यूज होंगे तभी तो इनका जो जाइगोट होगा 2n बनेगा, ठीक है। वरना ह्यूमंस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो बिगड़ जाएगा। तो मियोसिस प्रोसेस चलती है स्पर्म को बनाने के लिए, और वो कैसे चलती प्रोसेस वो बात की बात है। तो फिलहाल यहाँ पर क्या बोला, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होती हैं वो होती हैं डिप्लॉयड, और ये वर्कर, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फिलहाल वो मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, बाद में लिखेंगे जब वो प्रोसेस आएगी। अब आगे चल के समझते हैं सेकंड सेल्स का फंक्शन। तो जो दूसरी सेल्स हैं इनका नाम होता है कॉलुमनर सेल्स। तो जो सेकंड सेल्स हैं इनका नाम है कॉलुमनर सेल्स। और ये जो कॉलुमनर सेल्स हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है, कॉलमनर सेल्स। तो जो कॉलमनर सेल्स हैं, स्पेलिंग गलत लिख दी, इनका दूसरा नाम होता है सर्टोली सेल्स। इनका दूसरा नाम होता है सर्टोली सेल। तो जिस साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर करा था उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है सर्टोली। ठीक है, तो सर्टोली नाम के साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर करा था और उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, सर्टोली सेल। सर्टोली सेल्स जो होती हैं ये भी डिप्लॉयड होती हैं, और इनका काम स्पर्म फॉर्मेशन का नहीं होता। ये किस लिए होती हैं, ये स्पर्म को प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन। तो इनका क्या काम होता है, ये प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, डेवलपिंग स्पर्म। तो ये क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं टू द डेवलपिंग स्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्म्स को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। सर्टोली सेल्स का काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको, स्पर्म को। इस वजह से सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम नर्स सेल भी होता है, ठीक है, बिकॉज इसका काम क्या होता है, केयर करने का। अब यहाँ पर जो ये स्पर्म्स हैं ये किसने बनाए, क्यूबॉइडल सेल्स ने स्पर्म बनाए। अभी जो स्पर्म्स होंगे वो तुम्हें कहाँ देखने को मिलेंगे, वो तुम्हें देखने को मिलेंगे इस जगह पे। कहाँ देखने को मिलेंगे, इस जगह पे। तो ये जो खाली जगह होती है किसी भी पाइप की, किसी भी स्ट्रक्चर की जो सेंट्रल जगह होती है, उस सेंट्रल लोकेशन को क्या कहा जाता है, ल्यूमन। क्या कहा जाता है, ल्यूमन। तो ये किसका ल्यूमन है, इट इज द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो किस ग्लैंड का या किस स्ट्रक्चर का ल्यूमन है, किस पार्ट का ल्यूमन है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का क्या आएगा, ये ल्यूमन आएगा। तो इस ल्यूमन के अंदर क्या करेगा,
जो क्यूबॉइडल सेल्स होगा वो मियोसिस करके क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा, और स्पर्म जो होगा वो ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में क्या कर दिया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर मान लो स्पर्म रिलीज हुआ है ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है। ये जो स्पर्म होगा ये यहाँ से फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, फ्लो करेगा, हर ट्यूब्यूल के अंदर ऐसे चल रहा है, और फ्लो करते करते कहाँ आ जाएगा, इस एरिया पे आ जाएगा। तो हर ट्यूब्यूल का जो स्पर्म होगा वो इस एरिया पे आ जाएगा, ठीक है, इस एरिया पे इकट्ठा हो जाएगा। समझ में आया स्पर्म का फ्लो किस तरीके से चल रहा है, बताओ जल्दी। Yes, sir. क्या बताया मैंने, जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर वेरियस कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन कंपार्टमेंट्स को कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं 200 से 300। इन लोब्यूल्स के अंदर होते हैं वेरियस ट्यूब्यूल्स जिन्हें कहा जाता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ये होते हैं 10 से 12 ईच कंपार्टमेंट के अंदर। अभी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं इनके अंदर दो तरीके की सेल्स पाई जाती हैं, एक पाई जाती है क्यूब लाइक सेल और एक पाई जाती है कॉलम लाइक सेल्स। अब ये जो क्यूब लाइक सेल्स होती हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स पूछा जाता है तुमसे एग्जाम में एंट्रेंस में कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं उनका कैसा कैरेक्टर होता है, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं। तो ये क्यूब लाइक सेल्स जो होती हैं इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल, और इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। सेकंड जो सेल्स होती हैं वो होती है कॉलम लाइक सेल्स, और इनका दूसरा नाम होता है सर्टोली सेल्स, ठीक है। इनका काम होता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। अब यहाँ पर इस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म फॉर्म हुआ है, अब स्पर्म जो होगा इसके ल्यूमन में रिलीज हो जाएगा, इसकी जो खाली जगह इसमें रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इस खाली जगह में जो स्पर्म होगा वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा, स्पर्म खुद मूव नहीं करता, ये बात याद रखना, एंट्रेंस का क्वेश्चन बता रहा हूँ यहाँ पे। स्पर्म जो होता है वो खुद मूव नहीं करता, वेरियस सीलिया होते हैं जो स्पर्म को आगे मूव करवाते हैं, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सीलिया, ठीक है, वो क्या करवाते हैं, स्पर्म की मूवमेंट करवाते हैं। तो मेल का जो स्पर्म होता है वो यहाँ पर कहीं भी खुद मूव नहीं करता, ठीक है, वो यहाँ पर कहीं भी खुद मूव नहीं करेगा, इसके बाद वो आगे जाएगा पीनिस तक, पर वो खुद मूव नहीं करेगा, ये बात याद रखना। बेशक से कॉन्ट्रैक्शंस मूव करवा रही होंगी पर वो खुद मूवमेंट शो नहीं करेगा। वो खुद मूवमेंट कहाँ शो करता है, ये बात नोट डाउन कर लो या माइंड में याद कर लो, पढ़ते पढ़ते ये बात वैसे आएगी। स्पर्म सिर्फ मूवमेंट शो करता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, स्पर्म से मूवमेंट शो करता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब इतने से इस टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछो। हाँ भाई देव बताओ, कोई डाउट है, देव अथर्व आदित्य शिक्षा। नो सर। देख लो भाई अभी ये बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है, जो डाउट हो क्लियर कर लो, अभी बहुत ज्यादा डीप आएगा, प्लांट से भी ज्यादा हार्ड है चैप्टर। चलो तो अगर क्लियर है यहाँ तक तो आगे बढ़ा जाए। यहाँ तक तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट होते हैं और टेस्टिस के अंदर कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। स्पर्म की फॉर्मेशन कहाँ हो रही है, टेस्टिस के अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। अभी जो स्पर्म होते हैं ये आगे की तरफ ट्रेवल करवाए जाते हैं वेरियस पार्ट्स के द्वारा। तो जरा वेरियस पार्ट्स के बारे में समझो। जो ये टेस्टिस की वेरियस कौन सी क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ये एक जगह पर इस पॉइंट पे क्या कर रही है, मीट कर रही है, मतलब इकट्ठा हो रही है। ये वाला पॉइंट दिख रहा है जहाँ पे सारी की सारी ट्यूब्स क्या कर रही है, मीट कर रही है। तो ये जो वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी की सारी ट्यूब्यूल्स जो होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स मीट करती हैं, ये एरिया कहलाता है रेटी टेस्टिस। तो एक बार दोबारा मेरे को टेस्टिस का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और तुम्हें इस स्ट्रक्चर के बारे में समझाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने ड्रॉ करा एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर, और यहाँ पर बनाए मैंने वेरियस कंपार्टमेंट्स। इन कंपार्टमेंट्स में बनाई मैंने वेरियस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये ड्रॉ करना भी साथ साथ सीखते रहो क्योंकि तुम अभी सीबीएसई में एंट्रेंस में नहीं हो, ठीक है। तो सीबीएसई में डायरेक्टली आ जाता है ड्रॉ मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। कौन कौन से डायग्राम आते हैं बता दूंगा, 5 नंबर में आता है डायरेक्ट। तो ये यहाँ पर क्या थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स थी। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स अपने सिक्रीशन को एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे जाके रिलीज कर रही है। ये जो कॉमन पॉइंट होता है जहां पर ये अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर रही है, जो कॉमन पॉइंट है जहां पे अपनी सिक्रीशन को रिलीज कर रही है, इस कॉमन पॉइंट को क्या कहा जाता है, दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। तो यहाँ पर ये टेस्टिस जो होता है इस तरीके से नैरो हो रहा होता है, और ये जितनी भी सिक्रीशन होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वो एक पॉइंट पे रिलीज कर दी जाती है। तो ये जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सारी की सारी सिक्रीशन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल रिलीज कर दी जाती है, ये पॉइंट कहलाता है रेटी टेस्टिस। दिस इज कॉल्ड
रेटी टेस्टिस। यहाँ पर एक और एंट्रेंस का क्वेश्चन आने वाला है, इट इज कॉल्ड रेटी टेस्टिस। तो इसे रेटी टेस्टिस कहा जाता है। अब जो रेटी टेस्टिस है, इसके बाद जो स्पम होते हैं वो कहाँ जाते हैं? तो स्पम सबसे पहले कहाँ थे? स्पम थे सबसे पहले सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। तो सबसे पहला पार्ट जहाँ पे स्पम थे, उस पार्ट का नाम था सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो दिस इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पम कहाँ पे गए? रेटी टेस्टिस में। ठीक है, रेटी टेस्टिस से स्पम जो होते हैं वो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर जो स्पम होते हैं वो आगे बढ़ते हैं एक पाइप के अंदर, और उस पाइप का नाम होता है एपिडाइडाइमिस। तो दिस पाइप इज कॉल्ड एपिडाइडाइमिस। ठीक है, एपिडाइडाइमिस। अभी जो एपिडाइडाइमिस होती है, ठीक है, इसको रेटी टेस्टिस से कनेक्ट करने के लिए वेरियस पतली पतली पाइप्स होती हैं। ठीक है, और ये जो वेरियस पतली पतली पाइप्स होती हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए रेटी टेस्टिस से, इनका नाम होता है वासा एफरेंशिया। तुमसे फंक्शन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वासा एफरेंशिया? तो वासा एफरेंशिया क्या होती है? These are tubules, या these are the structures which connect रेटी टेस्टिस with the epididymis। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थर्ड स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिला, इस थर्ड स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? वासा एफरेंशिया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड वासा इफरेंशिया। इफरेंशिया, वासा इफरेंशिया। ठीक है भाई, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज वासा इफरेंशिया। तो ये क्या करता है? कनेक्ट करता है रेटी टेस्टिस टू द एपिडाइडाइमिस। अभी जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम क्या होता है? एपिडाइडाइमिस। अभी जो एपिडाइडाइमिस स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले लेबलिंग कर देते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट है, इफरेंशिया का ए गायब हो गया, वासा इफरेंशिया। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक पार्ट आएगा, इसको जरा लेबल कर देते हैं, और इस पार्ट को कहेंगे हम एपिडाइडाइमिस। ठीक है, ऊपर से कंप्लीट नीचे तक इसे क्या कहेंगे? एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस जो होते हैं, इसके दो हिस्से होते हैं, ये याद रखनी होती बात। इसका जो अपर हिस्सा होता है एपिडाइडाइमिस का, इसके अपर पार्ट को कहा जाता है कैपट एपिडाइडाइमिस। तो अपर पार्ट को कहा जाता है कैपट एपिडाइडाइमिस, एपिडाइडाइमिस। एंड जो इसका लोअर पार्ट होता है उसे कहा जाता है कॉर्डा एपिडाइडाइमिस। द लोअर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्डा एपिडाइडाइमिस। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स होते हैं किसके? एपिडाइडाइमिस के, कैपट एंड कॉर्डा। अपर पार्ट इज नोन एज कैपट एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड कॉर्डा। ये भी याद रखो। अभी देखना क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है। अब ये जो एपिडाइडाइमिस है, यहाँ से एक पतली सी पाइप अराइज हो रही होती है। ठीक है, और इस पाइप का नाम क्या होता है? वास डेफरेंस। ठीक है, 10th क्लास में तुमने सुना होगा वर्ड। तो इसको क्या कहा जाता है? वास डेफरेंस कहा जाता है। बहुत ज्यादा लाइट कलर है। तो इससे क्या अराइज होती है? एक पाइप अराइज होती है, जिसे क्या कहा जाता है? वास डेफरेंस कहा जाता है। तो वास डेफरेंस जो होती है वो कहाँ जा रही होती है? पीनिस के अंदर। तो यहाँ पर एक पाइप अराइज होगी, जिसे क्या कहेंगे हम? वासा या वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो होगी, ये कहाँ जा रही होगी? ये जा रही होगी पीनिस के अंदर। तो पीनिस के अंदर किस तरीके से जाती है, जरा इसका समझो स्ट्रक्चर। पहले इसको इतना इरेज कर दूं। वास डेफरेंस को, होती तो बड़ी सी है, फिलहाल मैं उतनी बड़ी नहीं बना सकता ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। कोई नहीं, बड़ी सी कर देते हैं इसको इरेज करके। इसको इधर एक्सटेंड कर देते हैं, बन जाएगी बड़ी। ठीक है, तो थोड़ी एक्सटेंड सी होगी। तो ये वास डेफरेंस जो होगी, जाके कहाँ कनेक्ट करती है? जाके कनेक्ट करती है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। तो यूरिनरी ब्लैडर में कैसे कनेक्ट करेगी? देखो, ये आई यहाँ पर। ठीक है, ये आके कनेक्ट होगी यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर का अगर स्ट्रक्चर याद आ रहा हो, तो उसके अंदर 3 होल्स होते थे, 2 साइड्स में और एक लोअर। तो ये आके यहाँ पे कनेक्ट हो गई, और
यूरिनरी ब्लैडर से जो लोअर पाइप जा रहा होता है नीचे की तरफ, उसका नाम होता है यूरेथ्रा। उसका नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो होता है इसके अंदर, ये किस यूरेथ्रा जो होता है किसके अंदर पाइप होता है? पीनिस के अंदर क्या होता है? पाइप प्रेजेंट होता है। तो यूरेथ्रा जो होता है इसे कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो मैंने क्या बताया, जो ये पार्ट था जो एपिडाइडेमिस से नीचे जो है, जो एपिडाइडेमिस से नीचे की तरफ है और स्पर्म को आगे लेके जा रहा है, इसका नाम है वास डेफरेंस। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है वास डेफरेंस। ठीक है। वास डेफरेंस के बाद ये जो स्पर्म होते हैं ये चले जाते हैं एक और पाइप के अंदर जिसका नाम होता है यूरेटर। ठीक है, तो इसका नाम होता है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। ठीक है, तो इसका नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा और यूरेटर में कंफ्यूज मत होना। यूरेटर कहाँ पर होता है? किडनी से निकलने वाली पाइप्स का नाम होता है यूरेटर। तो इनका नाम क्या होता है? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का दूसरा नाम क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो इस यूरेथ्रा का दूसरा नाम होता है इजैकुलेटरी इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो इजैकुलेशन को किस प्रोसेस को कहते हैं? स्पर्म को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इजैकुलेशन कहते हैं। तो इजैकुलेटरी डक्ट, तो बाहर की तरफ कौन इजैकुलेट करता है स्पर्म को? यूरेथ्रा या इजैकुलेटरी डक्ट। तो होगा क्या, किस तरीके से प्रोसेस चली? ये क्या स्ट्रक्चर था जहां पे आके ये कनेक्ट हुआ है? इस स्ट्रक्चर का नाम था यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। क्या क्या बताया मैंने? स्पर्म जो है वो कहाँ पर फॉर्म हुए? स्पर्म जो है वो फॉर्म हुए इनसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन में स्पर्म गिरे बनने के बाद, क्योंकि उसकी जो कॉर्नर्स पे लेयर्स थी वहां पर बने थे। उसके बाद उसके जो खाली जगह थी ल्यूमन में गिर गए। इसके बाद जितने भी स्पर्म थे, जितने भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के स्पर्म थे, ये आगे इकट्ठा हुए एक जगह पे जिसका नाम था रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस से पतली पतली पाइप्स में होते हुए गए किसके अंदर? एपिडाइडाइमिस के अंदर। एपिडाइडाइमिस में सबसे पहले किस पार्ट में गए? कार्पेट एपिडाइडाइमिस में। फिर किस में गए? कॉर्डा एपिडाइडाइमिस में। कॉर्डा एपिडाइडाइमिस के बाद ये गए एक पाइप के अंदर जिसका नाम था वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो थी जाके कनेक्ट हुई यूरिनरी ब्लैडर से। यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये गए किसके अंदर? यूरेथ्रा के अंदर, जिसे हम कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और यहाँ से स्पर्म चले गए बॉडी से बाहर। ठीक है, तो ये था अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। और इनको जो ये ले जाने वाली पाइप्स थी, इन पाइप्स का नाम क्या होता है? इन पाइप्स का नाम होता है एसेसरी डक्ट्स। इन्हें क्या कहते हैं हम? एसेसरी डक्ट्स। तो ये क्या थे? ये वो पाथवे थे बाय विच स्पर्म फ्लो। समझ में आया व्हाट इज एसेसरी डक्ट? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो आप जरा रास्ता बताओगे तुम मुझे। ठीक है, ये है एंट्रेंस का क्वेश्चन। ठीक है, तो रास्ता तुम्हारा काम है बताने का। हेडिंग डालूंगा मैं। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के बाद मैं सबसे पहले हेडिंग डाल रहा हूँ एसेसरी डक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ए हेडिंग डाल रहा हूँ मैं नंबर 1 पार्ट की, जो है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट। तो एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द पाथवे ऑफ स्पर्म। स्पर्म का जो होता है पाथवे क्या होता है? व्हाट इज द पाथवे ऑफ द स्पर्म, वो तुम्हें बताना होगा। तो कॉमन सी बात है, पाथवे तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए डायग्राम देख के कि क्या स्पर्म का पाथवे है। अगर तुम्हें डायग्राम समझ में आ गया, तुम इजीली बता सकते हो कि हाँ स्पर्म कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, किधर बन रहा है, उसके बाद कहाँ कहाँ जा रहा है। तो देखो एसेसरी डक्ट का सबसे पहला पार्ट कौन सा है? जरा देखते रहना, ऊपर नीचे करता रहूंगा इसको बार बार। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल पेन पे आते हैं और कलर को सिलेक्ट करते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं एसेसरी डक्ट का सबसे पहला पार्ट। तो स्पर्म जो होता है वो सबसे पहले पार्ट जिसमें जाता है उसका नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये होता है सबसे पहला पाइप या सबसे पहला स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पर्म ट्रेवल करता है। पहली बात। ठीक है, स्पर्म सबसे पहले किस में ट्रेवल करता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। अब आते हैं सेकंड नेम। स्पर्म जो होता है वो जाता है एक सेकंड स्ट्रक्चर के अंदर जिसका नाम क्या होता है? बताना जरा, किसी को समझ में आ रहा है? क्या आएगा नेक्स्ट नेम? रेटिटेस्टिस। रेटिटेस्टिस। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो स्पर्म जो होता है वो एक और स्ट्रक्चर के अंदर जाता है जिसका नाम होता है रेटिटेस्टिस। अब स्पर्म जो होता है रेटिटेस्टिस के बाद एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर के अंदर जाता है और उस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर का काम क्या होता है? कनेक्ट करना रेटिटेस्टिस टू द एपिडाइडाइमिस। तो उस कनेक्टिंग स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है? वासा Afferentia.
एफरेंशिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें वासा एफरेंशिया। ये हो गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर। वासा एफरेंशिया के बाद जो स्पम होता है वो ट्रेवल करता है आगे और जाता है एपिडाइडाइमिस में। अब यहाँ पर मैं देखो एपिडाइडाइमिस के दोनों हिस्से नहीं लिख रहा, वो तुम्हें एंट्रेंस में खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अभी बता दूंगा। अब ये स्पम चला गया किसके अंदर, एपिडाइडाइमिस के अंदर। एपिडाइडाइमिस के बाद जो स्पम होगा वो कहाँ पर जाएगा, वो जाएगा वास डेफरेंस में। किसमें जाएगा, वास डेफरेंस में। और वास डेफरेंस के बाद स्पम जो होगा जाएगा किसके अंदर, इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। तो लास्ट पार्ट जो होगा स्पम के ट्रांसपोर्ट का वो कौन सा होगा, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट का ही दूसरा नाम क्या लिखा होगा, यूरेथ्रा। ठीक है, इसको क्या लिखा होगा, यूरेथ्रा। तो स्पर्म के ट्रेवल का रास्ता क्या क्या हुआ, सबसे पहले स्पर्म जो था वो कहां पर गया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस के अंदर। रेटिटेस्टिस के बाद स्पर्म कहां पे गया, वास एफरेंशिया के अंदर। वास एफरेंशिया के बाद स्पर्म कहां पे गया, कहीं नहीं गया, एरो नहीं बना। तो स्पर्म जो था उसके बाद कहां गया, एपिडाइडिमिस के अंदर। एपिडाइडिमिस में कैपेट एंड कॉडा एपिडाइडिमिस। कैपेट एंड कॉडा एपिडाइडिमिस के बाद स्पर्म जो है वो कहां ट्रेवल करा, एपिडाइडिमिस हो गया वास डेफरेंस में। थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा स्क्वायर को। तो उसके बाद वो कहाँ गया, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस के बाद स्पर्म जो है वो कहाँ गया, वास डेफरेंस से गया वो इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर। ये सारा पाथवे समझ में आया स्पर्म का। अब देखो एंट्रेंस में क्वेश्चन कैसे लिखा होगा। एंट्रेंस में 4 ऑप्शन लिखे होंगे, ये वाला मिटो दिया होगा। ठीक है, लिखा होगा स्पर्म का ट्रांसपोर्ट का करेक्ट ऑप्शन चार्टो, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, कॉर्डा एपिडाइडेमिस, कैपेट एपिडाइडेमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, कैपेट एपिडाइडिमिस, कॉर्डा एपिडाइडिमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। वास एफरेंशिया, रेटिटेस्टिस, एपिडाइडिमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, बताओ इन 3 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है, बी। बी। यहाँ पर गलत किया है, कॉर्डा को पहले कर दिया, कैपेट को बाद में कर दिया। ठीक है, पहली बात तो बच्चों ने नाम ही नहीं सुना होता कैपेट और कॉर्डा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि इस चीज पे तुम्हें कंफ्यूज किया जा सकता है। स्पर्म के पाथवे के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द पाथवे ऑफ द स्पर्म। ठीक है, तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि क्या स्पर्म का पाथवे होता है। तो यही पाथवे जो था स्पर्म का, यही सब क्या कहलाती है, एसेसरी डक्ट। अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया, इन 4 ऑप्शन में से 4-5 ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से छाटो कौन कौन सी एसेसरी डक्ट है। ठीक है, तो तुम्हें छाटना होगा कौन सी एसेसरी डक्ट है, या लिखा होगा चूज सेलेक्ट द ऑड वन। ठीक है, ऑड वन, ऑड वन मतलब जैसे मान लो पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वास एफरेंशिया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, एपिडाइडिमिस, वास डेफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट। तीसरे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ रेटिटेस्टिस, वास डेफरेंस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब डी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, डी ऑप्शन लिखा हुआ ओवरी, ओव्यूल। ठीक है, एंथर। मींस कॉमन सी बात है, ये वाला ऑप्शन क्या आएगा, सबसे ऑड है। ये किसकी बात हो रही थी, ये बात हो रही थी एसेसरी डक्ट्स की, और ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसी प्लांट के पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चंस किसी भी तरीके से बन सकते हैं, तुम्हें उस टाइम पे अपना कॉमन सेंस लगा के सोचना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, एसेसरी डक्ट से, वो बनता है व्हाट इज द पाथवे ऑफ द स्पर्म। ठीक है, सेकंड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि वो तुम बताओ कि कौन क्या कि क्या आंसर होना चाहिए। वास डेफरेंस जो होती है कितनी होती है, 1 या 2? सर एक ही दिख रही है भाई कॉमन सेंस लगाओ और बताओ, मुझे नहीं पता। सर एक ही होती है, क्योंकि वो एक से ही तो फ्लो करेगा। एक मेल के अंदर कितने टेस्टिस होते हैं? सर 2 होती है यहाँ क्यों भाई, आंसर कैसे 200 से 300 होती है सर। नहीं नहीं, वो तो कंपार्टमेंट है, टेस्टिस तो 2 ही होते हैं। टेस्टिस जो होंगे मेल में, एक इधर होगा और एक इधर होगा। ठीक है, टेस्टिस आर इन पेयर। एक टेस्टिस से ये आ रही वास डेफरेंस और दूसरे टेस्टिस से भी आ रही होगी इधर वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, 200 से 300 जो बताए थे मैंने, क्या बताए थे, कंपार्टमेंट्स बताए थे कि टेस्टिस के अंदर इतने सारे क्या होते हैं, कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भाई, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया, व्हाट आर द एसेसरी डक्ट्स, बताओ। यस सर। ठीक है, इसको याद रखने का भी तरीका होता है, सर्वे वेद करके होता है तरीका, पर मेरे अकॉर्डिंग अगर किसी बच्चे को समझ में आ जाए तो वैसे भी याद रख सकता है। तो याद रखने का तरीका होता है सर्वे वेद। ठीक है, तो
तो इसमें एस रिप्रेजेंट करता है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को, आर रिप्रेजेंट करता है रेटिटेस्टिस को, वास एफरेंशिया, ठीक है, एपिडाइडामिस, वास डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट, ईडी इज फॉर इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो या नॉर्मली कॉन्सेप्ट के तरीके से भी याद रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सुनाएगा एसेसरी डक्ट्स को? याद होगे किसी को सारे सीरियल वाइज एकदम? यस सर। सुना दो यस भाई। सर। चलो देव सुनाओ पहले। सबसे पहले होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। हाँ, हाँ आगे। आगे रेटिटेस्टिस, वास हाँ वासा एफरेंशिया हाँ और एपिडाइडमिस। हाँ ऊपर होती है और सर नीचे वाली पता है क्वाड्रा होती है, ऊपर वाली याद नहीं आ रही है ना आगे सर। क्या पढ़? वास आगे। वास डिफरेंस और हम्म। एजैकुलेटेड डक्ट यूरेथ्रा। हाँ उसी का दूसरा नाम यूरेथ्रा, ठीक है। चलो ठीक है, सुनाओ। शिक्षा तुम बताओ। सर फर्स्ट होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सेकंड होती है रेटिटेस्टिस, और थर्ड वास एफरेंशिया, और हम्म। फोर्थ एपिडाइडिमिस। उसमें दो पार्ट होते हैं, अपर वाले को कैपट कहते हैं और जो लोअर पार्ट होता है उसको क्वाइडा कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद वास डेफरेंस और लास्ट में यूरेथ्रा होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सही। भाई बाकी बच्चे पार्टिसिपेट करा करो, ठीक है, परफॉर्मेंस बढ़ेगी इससे, तुम्हारी याद करते रहोगे साथ साथ। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? अभी तक हमने समझा मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होती है, एसेसरी ग्लैंड्स होती है। अभी तक तुमने टेस्टिस के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया, एसेसरी डक्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लिया, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं देखा, ठीक है। तो अब जरा डिस्कशन पाएंगे हम एसेसरी ग्लैंड्स का। तो फिलहाल पहले एक आधे डायग्राम ऐड किए जाएंगे, आप बंद हो जाए फोटो लाइब्रेरी। तो यहाँ पर एक टेस्टिस का स्ट्रक्चर दिखा रखा है, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ करा है उससे रिलेटेड ही है। इसके जरा पार्ट्स को नोटिस करो कि तुम समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। तो यहाँ पर क्या दिखा रखा है? यहाँ पर दिखा रखा है कि एक टेस्टिकुलर कंपार्टमेंट को कहा जा रहा है लोब्यूल। इसको जो अलग करने वाली लाइन है उसका नाम क्या आएगा? सेप्टा, ठीक है, या सेप्टम। अलग करने वाली लाइन का नाम सेप्टा या सेप्टम ही होता है, तुमने उसमें भी देखा था फंगस में, ठीक है, हाइफी के अंदर। इसके बाद इसकी जो स्किन होती है, जो अपर कोटिंग होती है, जो यहाँ पर अपर कोटिंग है, इसका नाम क्या दे रखा है? टूनिका अल्बगनिया नाम दे रखा है अपर कोटिंग का, ठीक है। वो वेरियस लेयर्स होती हैं टेस्टिस के, बाद में पढ़ेंगे। इसके अंदर जो वेरियस पाइप्स होती है उसका नाम क्या दे रखा है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल दे रखा है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जितनी भी पाइप्स हो एक जगह पे जाके मीट कर रही हैं, ठीक है, एक जगह पे जाके मीट करनी है। उसके बाद यहाँ पे रेटिटेस्टिस होगा, खैर यहाँ पर मेंशन नहीं करा हुआ कि रेटिटेस्टिस स्ट्रक्चर है। रेटिटेस्टिस के बाद वो जाएंगी एपिडाइडमिस के अंदर, यहाँ पर वासा एफरेंशिया को मेंशन नहीं कर रखा, ठीक है। ट्यूब्स जो आएंगी वासा एफरेंशिया को दिखा रही है। ये यहाँ पर जितने भी ट्यूब्स हैं ये वासा एफरेंशिया की बात हो रही है। ये अपर पार्ट आएगा किसका? जिसे हम कहते हैं कैपट। ये होगा कॉर्डा, ठीक है। और खैर ये कॉर्डा ये वाला नहीं है, ये जो बैंड हो रहा है ये है कॉर्डा। एंड इसके बाद ये जा रही है वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस जो होगा वो आगे जाके कहाँ मीट करेगी? इनटू द इजैकुलेटेड डक्ट, ठीक है। तो ये होप से तुम्हें डायग्राम की लेबलिंग समझ में आ रही होगी, ठीक है। खैर इस डायग्राम को ऐड नहीं करना यहाँ पे, इसका कोई पर्पस नहीं है। फिलहाल एसेसरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। तो एसेसरी ग्लैंड्स के पहले डायग्राम को ऐड करते हैं। ये डायग्राम तुम्हें बनाना आना चाहिए, 5 नंबर में दो तीन बार आ चुका है ये, ठीक है। तो ये हैगा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो ये डायग्राम 5 नंबर में कई बार आ चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब करेंगे तो उस टाइम पे तुम देख पाओगे कि हाँ इस क्वेश्चन पे कई क्वेश्चन आए हैं। फीमेल्स में भी आया हुआ है, ड्रॉ द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो उस पर भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो खैर इस साल तो मैं इतने नोट्स वोट्स चेक कर नहीं रहा बच्चों के कि सब अपने नोट्स पूरे कर रहे नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने कोई फोर्स नहीं डाल रखा किसी के ऊपर। तो पिछले साल तो सब ने ही बनाया था। तो कोशिश करा करो अपने नोट्स जो हैं वो चैप्टर के साथ साथ बनाया करो, सेम कॉपी को स्कूल में भी चेक करवाओ, ठीक है, ताकि तुम्हारे नोट्स की प्रैक्टिस भी हो जाए और तुम्हें डबल डबल काम भी ना करना पड़े। तो ये क्या आएगा? एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आएगा। इस मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर पेयर ऑफ टेस्टिस दिख रहे हैं, एक टेस्टिस इधर एक टेस्टिस इधर, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है? इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं, ठीक है, रेटिटेस्टिस कोलाने टिकने सब चीजें हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जा रहा है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस जा रहा है इधर कनेक्ट हो रहा है, इसका भी वास डेफरेंस जा रहा है इधर कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ पर आ जा रही है यूजैकुलेटरी डक्ट जिसका नाम दे रखा है यूरेथ्रा। ये सब हम पढ़ चुके हैं।
अब ये जो ग्लैंड्स, ये जो डक्ट्स होती हैं, इन डक्ट्स के आसपास कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो इसके अंदर सिक्रीशन रिलीज करते हैं। जैसे यहाँ पर एक ग्लैंड तुम्हें देखने को मिल रही है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल। क्या नाम होता है? सेमिनल वेसिकल। जो वास डेफरेंस होती है वो जिस जगह पे चौड़ी होती है, ठीक है, हमेशा एक वर्ड याद रखना, जब भी किसी स्ट्रक्चर का कोई वाइड पार्ट बोला जाएगा, ठीक है, जब भी किसी स्ट्रक्चर का कोई वाइड पार्ट बोला जाता है किसी की लिविंग बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर नहीं, मोस्टली लिविंग बॉडी के अंदर, तो जैसे मान लो ये पाइप थी, ठीक है, और ये पाइप यहाँ आके चौड़ी हो गई, तो इस चौड़े वाले पार्ट को मोस्टली नाम दिया जाता है एम्प्यूला। ठीक है, क्या नाम दिया जाता है? एम्प्यूला नाम दिया जाता है इन केस ऑफ लिविंग बॉडी। मैंने मोस्टली लिविंग बॉडी में यही नाम देखने को देखा है। जब भी किसी नॉर्मल पार्ट का कहीं पे भी स्वेलन पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जब हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे फीमेल्स में, उस टाइम पे भी तुम्हें ये एम्पुला वर्ड देखने को मिलेगा। ये कोई डक्ट हैगी और ये डक्ट यहाँ पर आके चौड़ी सी हो गई, चौड़ी सी हो गई तो इसी पार्ट को क्या कहेंगे हम? एम्पुला कहेंगे। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो वास्ट डेफरेंस का जो चौड़ा पार्ट है, अगर तुम देखो यहाँ पर ये पाइप जो है ये पतली सी है, यहाँ पर आने के बाद जो पाइप है थोड़ी चौड़ी सी हो गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? एम्पुलरी पार्ट कहते हैं किसका? वास्ट डेफरेंस का। तो जो एम्पुला पार्ट होता है वास्ट डेफरेंस का, वहां पर ये प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड? सेमिनल वेसिकल। तो ये सबसे पहली ग्लैंड होती है कौन सी? एसेसरी ग्लैंड, जिसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। और ये सबसे ज्यादा सिक्रीशन सिक्रीट करती है। क्या करती है? सबसे ज्यादा सिक्रीशन को ये सिक्रीट करती है। सेकंड जो ग्लैंड होती है उसे कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड का भी काम क्या होता है? वेरियस सिक्रीशंस को सिक्रीट करना। पहले सेमिनल वेसिकल्स की सिक्रीशन के बारे में कुछ कुछ बता देता हूँ। सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन में क्या क्या होगा? पहले सेमिनल वेसिकल्स जो होंगी वो किस में होंगी? पेयर्ड में होंगी। ठीक है, ये कहाँ होंगी? ये लोकेशन पे एंट्रेंस का क्वेश्चन आता है कि सेमिनल वेसिकल कहाँ पे होती है, तो ये होती है एट एम्प्यूला। ये कहाँ होती है? एट एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस। तो ये प्रेजेंट होती है एट एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस पे। ठीक है, अब जो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं ये सिक्रीट करती हैं अपना सिक्रीशन जिसे कहा जाता है सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो इसके जो सिक्रीशन होती है उसे कहा जाता है सेमिनल फ्लूइड। इसके जो सेमिनल फ्लूइड होता है उसके अंदर वेरियस सब्सटेंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस जो देखने को मिलता है इसके अंदर देखने को मिलता है फ्रक्टोज। क्या देखने को मिलता है? फ्रक्टोज। स्पर्म के रिलीज होने से पहले, ठीक है, स्पर्म के रिलीज होने से पहले इस ग्लैंड के अंदर से निकला हुआ जो फ्रक्टोस होता है वो पहले रिलीज हो जाता है पीनिस से। ठीक है, तो मान लो एक रेप का केस है और उस रेप केस में स्पर्म जो है वो मेल पीनिस से रिलीज नहीं हुए हैं। ठीक है, स्पर्म स्पर्म मेल पेनिस से रिलीज नहीं हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर, पर उस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर फ्रक्टोस जरूर देखने को मिलेगा। अगर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट हुआ है तो मींस उस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर सेमिनल वेसिकल का रिलीज करा हुआ फ्रक्टोस जरूर देखने को मिलेगा। तो इस फ्रक्टोस की प्रेजेंस और अब्सेंस से पता चलता है कि वो रेप केस है या नहीं है। ठीक है, तो कोई रेप केस जो होता है वो इसी चीज से देखा जाता है कि इट इज कंफर्म और नॉट। सेमिनल वेसिकल के अंदर क्या सिक्रेट होता है? फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज की प्रेजेंस जो होती है वो बताती है इट इज अ कंफर्मेटरी केस फॉर रेप और नॉट। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके अंदर सिक्रीशन होती हैं जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करेंगी, फलाना लिखना, उनकी बात अभी नहीं कर रहे क्योंकि इतना टाइम नहीं है लिखने का। दूसरी ग्लैंड की बात, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट बात थी बता चुका, ये एम्प्यूला पे होता है और इसके अंदर फ्रक्टोज होता है इसकी सिक्रीशन में। अब ये जो ग्लैंड की सिक्रीशन थी उसका नाम क्या था? सेमिनल सेमिनल सिक्रीशन। ठीक है, या सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, तो सेमिनल फ्लूइड के बाद सेकंड ग्लैंड जो सिक्रीट करती है इस फ्लूइड को, उसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो फर्स्ट ग्लैंड इज सेमिनल वेसिकल एंड सेकंड ग्लैंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होगी ये भी सिक्रीशन को सिक्रीट करेगी और इसकी सिक्रीशन के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? इसकी सिक्रीशन के अंदर हमें थोड़ा कैल्शियम देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? कैल्शियम देखने को मिलेगा। तो स्पर्म के अंदर जो मिल्कीनेस प्रोवाइड होती है, स्पर्म जो मिल्कीनेस होता है और स्टिकी जो होता है, स्पर्म जो मिल्की होता है और स्टिकी होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है बिकॉज ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीशन। क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? कैल्शियम। क्या सिक्रीट करती है? कैल्शियम सिक्रीट करती है। तो ये बात तुम्हें याद रखनी है कि स्पर्म का जो मिल्कीनेस वाला नेचर होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है ड्यू टू प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सब लिखवाऊंगा, ये नहीं कि बस बता दिया, नहीं लिखना, नेक्स्ट क्लास में लिखवाएंगे। थर्ड ग्लैंड जो होती है उसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होती है ये सिक्रेट करती है लुब्रिकेशन। ठीक है, तो ये वो लुब्रिकेशन रिलीज करती है जिससे ये जो स्पर्म है ये इजिली बाहर पास आउट हो जाए। अगर ये ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही होगी तो तुम्हें यूरिन पास आउट करते हुए जलन होगी। ठीक है, और वो जलन क्यों होगी? क्योंकि इन ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है वो ठीक से निकल नहीं रहा। ठीक है, और जो यूरिन है वो भी इसी पाइप से जाता है। मेल के अंदर सेम पाइप से, यूरेथ्रा से ही जाता है यूरिन बाहर,
और सेम पाइप से जाता है स्पर्म बाहर। फीमेल के अंदर अलग अलग ओपनिंग होती है, ठीक है, फीमेल के अंदर यूरिन की ओपनिंग अलग होती है और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग होती है, ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पाइप है इसके अंदर लुब्रिकेशन रहनी जरूरी है ताकि ये हेल्दी रहे, ठीक है। तो ये थी कौन सी, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। होप सो इतना समझ में आया होगा जो जो अभी तक मैंने बताया है इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में लिखवाऊंगा कि क्या क्या हमें इसमें देखना है और इन ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। तो कोई डाउट है अभी तक, जो जो पढ़ाया है, कोई समझ में ना आई हो बात? नो सर। नो सर। चलो ठीक है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना बनाने की, ठीक है, और इसकी भी कर लेना, डक्ट्स की, ताकि तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में बिल्कुल ही सेट हो जाए। चलो तो फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।